नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एलएलबी फाइनल ईयर का जो सिक्स पेपर है, भूमि विधियाँ लैंड लॉज। तो इस बुक पे हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर एक जो पहला क्वेश्चन है, किराया नियंत्रण अधिनियम 2021, इसकी विशेषताएं देखेंगे। और जो किराया नियंत्रण अधिनियम 1950 था, उसमें क्या कमियां रह गई थी, वो जो कमियां हैं वो 2001 वाले अधिनियम में क्या क्या पूर्तियां हुई व क्या क्या जोड़ी गई, इस प्रकार से आज वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, एक बार आपसे फिर से निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं आज के क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन है अपना इस प्रकार, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अपने को क्या है, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001। देखिए, पहले क्या था, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 1950 था। अब उसको संशोधित कर दिया। संशोधित करने के पीछे का क्या कारण था कि उससे क्या है, किराएदार और जो भूस्वामी थे वो असंतुष्ट हो गए थे। उसमें ऐसी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से क्या है, वो दोनों असंतुष्ट थे और उन दोनों में कटुता पैदा होने लग गई थी। इसलिए क्या, ये राजस्थान परिसर अधिनियम 2001 को लागू किया गया। अब इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं अपने को देखनी है। देखिए किस प्रकार ये है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के पारित किए जाने के प्रमुख कारणों को बताइए। यानी ये जो पारित किया गया था अधिनियम, इसके प्रमुख क्या कारण थे, क्यों इसको पारित किया गया था। इस अधिनियम एवं 1950 में इस संदर्भ में पारित किए गए पारित अधिनियम के प्रमुख अंतरों को बताइए। यानी ये जो 2001 का अधिनियम पारित हुआ या फिर 1950 वाला अधिनियम था, उन दोनों के बीच अंतर बताना कि क्या क्या इनमें बदला है। यानी 1950 वाले अधिनियम में क्या ऐसा नहीं था जो 2001 वाले अधिनियम में जोड़ा गया है, या फिर क्या ऐसी कमियां थी जो कम की गई है, या क्या इसमें ऐड किया गया। ये सारी बातें आज इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। साथियों देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है और अपने एग्ज़ाम में कम से कम 20 नंबर का ये आता है। तो इसको पूरा देखिए, कोशिश कीजिए समझने की, अच्छे से समझ में आएगा आपको भी। तो साथियों, इसके पहले की पॉइंट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्या क्या अपने को पढ़ना है। वो की पॉइंट ये लिखे हैं मैंने, वो देख लेते हैं। देखिए, कोई भी अगर क्वेश्चन आप बड़ा क्वेश्चन तैयार करते हो, उसकी तैयारी करते हो, तो उसके सबसे पहले आपको की पॉइंट बनाने चाहिए। अगर की पॉइंट आप बना लेते हो तो 50% वो क्वेश्चन वैसे ही सेटल हो जाता है, क्योंकि आप की पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो उस आधार पर आप उसको लिख पाओगे। अगर की पॉइंट याद है और नीचे का उसमें जो प्रोसेस है वो क्या लिखना है वो अगर याद नहीं है, फिर भी आप की पॉइंट के आधार पर 50 से 70% कुछ ना कुछ लिख सकते हो। इसलिए हर क्वेश्चन के की पॉइंट पहले बना के रखें, जैसे मैंने बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लें और एक बार इसको पूरा वीडियो को देख लें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और लिखते समय आपको आसानी होगी। तो इसके की पॉइंट देखिए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आप बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें परिचय डालने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का, तो हर क्वेश्चन के अंदर हम परिचय दे सकते हैं। तो उसमें परिचय डालिए, और उस परिचय से संबंधित कोई अगर न्यायालय में वाद आया हुआ है या वाद हुआ है पहले का या फिर करंट टाइम का, तो उससे संबंधित कोई वाद अपने पास है, अपनी गाइड में है, सीरीज में है, तो उस वाद को परिचय के नीचे डाल दीजिए, ताकि क्या है, थोड़ा चेक करने वाले को भी अच्छा लगे। तो सबसे पहले क्या डालेंगे, परिचय डालेंगे इसके अंदर। सेकेंडली आता है सन 1950 के अधिनियम की कमियाँ। अब देखिए, अपने को पूछा है 2001 का अधिनियम। अब 2001 का अधिनियम लागू हुआ, वो क्यों हुआ, क्योंकि पीछे वाले अधिनियम में कुछ ना कुछ कमियां थी, इसीलिए तो
ये वाला अधिनियम लागू हुआ, इसलिए क्या है, सबसे पहले हम परिचय के बाद डालेंगे, हेडिंग डालेंगे 1950 के अधिनियम की कमियां। तो उसके अंदर वो कमियां बताएंगे जो मेन कमियां थी, इस वजह से ये अधिनियम को हटाना पड़ा और 2001 वाले अधिनियम को संशोधन करके लेके आना पड़ा। तीसरा है नए अधिनियम की विशेषताएं। अब जो नया अधिनियम लागू हुआ है 2001 वाला, अब वो लागू किया है, वो लागू करने के पीछे कोई ना कोई तो मोटिव होगा। तो वो विशेषताएं अपने को लिखनी है कि वो जो नया अधिनियम लागू हुआ है उसकी क्या विशेषताएं रही होंगी, क्या उसमें खास है, नया है, जो पीछे वाले में नहीं था। तो इस चीज़ को क्या है, विशेषताओं के दौरान लिखेंगे। चौथा लिखेंगे संवैधानिकता, यानी संविधान के साथ कितना मेल जोल है इस अधिनियम का, या फिर पीछे वाले और अब वाले अधिनियम के अंदर देखें तो इनके दोनों के अंदर संविधान का कितना मेल जोल है वो इसमें देखेंगे। और इससे संबंधित, क्योंकि देखो संविधान की बात आ जाती है ना तो न्यायालय सबसे आगे रहता है। अगर उसमें क्या है, इस मामले से संबंधित यानी कोई किराया नियंत्रण अधिनियम है, उस मामले से संबंधित कोई ना कोई तो वाद न्यायालय में गया होगा, वो वाद अपने को क्या है, एक या दो वाद इसमें लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा और क्वेश्चन पे वजन आएगा, ताकि चेक करने वाला भी क्या है, नंबर अच्छे दे सके। पांचवा है राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2017 द्वारा किए गए संशोधन। अब जो 2017 वाला संशोधन हुआ है उसके अंदर क्या क्या संशोधन किए गए हैं, यानी 2001 और 1950 वाले को उसके साथ मिला के, यानी उसके अलावा और क्या क्या संशोधन किए गए हैं वो संशोधन अधिनियम 2017 में दिए गए हैं। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं, परिचय से शुरुआत करते हैं। देखिए परिचय में क्या है, नॉर्मल लिखना है अपने को, ताकि इतनी आसान भाषा में लिखने का प्रयास करो ताकि आगे वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। और परिचय में ऐसा कुछ होता भी नहीं है ज़्यादा। तो देखिए इसको जैसे हम लिखना शुरू करेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है। सबको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें राजस्थान का विशेष स्थान है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। जो भारत के अंदर अपना राजस्थान है, राजस्थान की 80% जनसंख्या है वो क्या है, गाँव में निवास करती है तथा कृषि पर निर्भर है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने किसान हैं, खेती करते हैं। कृषि मानसून का जुआ है। यहाँ कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि होती है। तो कृषि पर डिपेंड होके अगर कोई कृषक करता है तो उस पर तो पता है कभी तो वर्षा होती है और कभी नहीं होती। तो ये एक प्रकार से मानसून का जुआ कहलाएगा। परिणाम स्वरूप लोगों का कृषि पर निर्भर रहना दूभर हो गया। अब परिणाम ये हुआ कि अकेले कृषि पर तो अपनी जीवनचर्या नहीं चल सकती, इसीलिए साइड बिजनेस भी कुछ ना कुछ ज़रूरी होना चाहिए। अंततः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और उसके पश्चात लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करने लग गए। इससे नगरों एवं शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा। अब देखो जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, शहरों के अंदर काम ज़्यादा बढ़ने लगा, तो लोग क्या करेंगे, गांव से उठ के शहरों में जाएंगे। अब शहरों में जाएंगे लोग तो रोज़ जाना तो ये पॉसिबल नहीं है हर व्यक्ति के लिए कि वो सुबह शहर आए और शाम को अपने घर गांव चला जाए। इसीलिए क्या है, उन्होंने वहाँ पलायन करना शुरू किया शहर में और आवासीय स्थान ढूंढने का प्रयास किया ताकि वो वहीं रह सकें, सुबह उठ के वहीं से काम पे जा सकें, ताकि गाँव से आना जाना इतना खर्चा और टाइम बच सके। इसलिए वो क्या है, शहरों में पलायन कर गए और आवासीय सुविधा उनको चाहिए शहर में रहने के लिए। इसलिए क्या है, जनसंख्या का शहरों के अंदर दबाव बढ़ गया। अब दबाव बढ़ गया तो रहने के लिए उनको जगह चाहिए। तो इस प्रकार से अब इसमें एक बात देखिए, इसमें एक केस लो हुआ था चुन्नीलाल बनाम वी महाराज। इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि जनसंख्या में वृद्धि तथा नगरीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण राजस्थान के नगरों एवं कस्बों में आवासीय सुविधा की बहुत कमी थी और अब भी है। अब देखिए इस मामले में ये कहा गया कि जो राजस्थान के शहरों के अंदर जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से नगरों के अंदर आवासीय सुविधाएं न तो थी और न अब हैं। पाकिस्तान से विस्थापित होने वाले लोगों की बड़ी संख्या में आने का भी काफ़ी असर पड़ा। अब जो पाकिस्तान से लोग पलायन करके आए थे वो भी क्या काफ़ी मात्रा में आए, इसीलिए क्या हो गया, उनकी बड़ी संख्या बढ़ गई और वहाँ रहने के
रहने की समस्या हो गई, इसलिए आवासीय स्थान कम थे और जनता ज़्यादा हो गई, इसलिए उनका रहना भी दुभर हो गया। इसके फलस्वरूप अधिक किराया प्राप्त करने के उद्देश्य से भूस्वामियों में किराएदारों को बेदखल करने की दुष्प्रवृत्ति बढ़ी। अब देखिए, जैसे लोग ज़्यादा आने लग गए, अब भूस्वामी जो जिनके पास भूमियाँ थी, जिन पे उन्होंने मकान बना रखे थे लोगों को किराए पे देने के लिए, अब उनको ये लालच या लोभ हो गया कि जनता आ गई ज़्यादा और आदमी कम है, तो वो क्या करेंगे, किराए सॉरी जनता हो गई ज़्यादा और रहने के लिए जगह क्या है वो कम। अब वो उसी जगह को क्या करेंगे, रेंट उसका बढ़ा देंगे। जैसे पहले पर मंथ अगर 3,000 रुपये लेते थे, तो जनता को देख के कि जनता तो बहुत ज़्यादा है ही, कोई ना कोई तो आके रहेगा ही, तो उस प्रकार से उसने क्या है, अपने किराए में इजाफा कर दिया और बढ़ा दिया। अब क्या है, धीरे धीरे भूस्वामी क्या है, उन किराएदारों को बेदखल करने की उनकी प्रवृत्ति ऐसे हो गई। क्यों? क्योंकि जो पहले से रह रहे थे उनकी तो एक फ़िक्स रेट था कि वो इस रेंट पे रहेंगे, लेकिन अब और ज़्यादा लोग आने लगे तो उनको ये लोभ हो गया कि आने वाले लोग हैं वो क्या अपने को ज़्यादा किराया देंगे, इसलिए इनको यहाँ से बेदखल कर दिया जाए। इस स्थिति को समाप्त करने तथा किराएदारों की दशा सुधारने के लिए अधिनियम पारित किया गया और उसमें कुछ हितकारी बंद किए गए। अब यही जो किराएदार और भूस्वामियों के बीच की जो दुष्प्रवृत्ति कटाक्ष थी, उसको समाप्त करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया और उसमें कुछ ऐसे हितकर बंद किए गए जिसमें क्या है, भूस्वामियों को भी फ़ायदा हो सके और किराएदारों को भी फ़ायदा हो सके और उनका जीवन यापन अच्छे से चल सके। आगे देखिए, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान परिसर अधिनियम 1950 राजस्थान में कतिपय परिसरों से बेदखल करने, उन्हें किराए पर देने तथा उनको नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए पारित किया गया है। तो अब ये जो अधिनियम पारित किया गया है, ये क्या है, अब उनको जो बेदखल कर रहे थे या उन पे किराया ज़्यादा लगा रहे थे, उन चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया है। अब देखिए, जैसे दूसरा टॉपिक था अपना सन 1950 के अधिनियम की कमियां। अब क्या कमियां रही हैं, वो कमियां विस्तार से देखते हैं। सन 1950 का अधिनियम लगभग 50 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। अब देखिए, लगभग 50 वर्षों तक अस्तित्व में ये रहा, क्योंकि 1950 में ये लागू हुआ था, उसके बाद 2001 में हुआ, तो लगभग क्या है 50 सालों तक ये अपने अस्तित्व में रहा था तथा किराए से संबंधित समस्या का निराकरण करता है। यह अधिनियम प्रारंभिक अवस्था में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल भी रहा, क्योंकि उस समय परिस्थितियां इस अधिनियम के अनुकूल थी। अब ये जो प्रारंभिक टाइम था जब ये लागू हुआ था, उस टाइम तो ये क्या है अच्छा चला, या इसकी चीज़ें लोग इसके अंदर जो लिखी हुई चीज़ें थी वो लोग मानते भी थे, क्योंकि उस टाइम परिस्थितियाँ ऐसी थी। तो ज़्यादा भीड़ वाला वो था नहीं कि जनता ज़्यादा आ जाए। उसके बाद धीरे धीरे वो परिस्थितियाँ बिगड़ने लगी थी, लेकिन कालांतर में परिस्थितियाँ तेज़ी से बदलने लगी। औद्योगिक क्रांति के कारण गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ने लगा। अब देखो, औद्योगिक क्रांति आ गई, नए नए उद्योग स्थापित हो गए। अब नए उद्योग स्थापित हो गए, शहरों के अंदर हुए, तो लोगों ने क्या है, शहरों के अंदर पलायन किया उनमें काम करने के लिए। अब पलायन किया तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए क्या है, तेज़ी से परिस्थितियाँ बदलने लग गई और शहरों में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के दबाव के कारण न केवल परिसरों की कमी का आभास होने लगा, अपितु विद्यमान परिसरों का किराया भी आशा से अधिक बढ़ने लग गया। अब देखो, जैसे जैसे जनता आने लग गई तो परिसरों की कमी तो हुई, जो आवासीय मकान थे, आवासीय भूमि थी, उनकी तो कमी होने की महसूस हुई, लेकिन साथ साथ क्या था कि जो किराया था उन पे वो भी क्या है बढ़ा दिया गया। अब जैसे किसी एक मकान को लेने के लिए अगर 3 इंसान आए हैं, 3 आदमी आए हैं, तो जो मालिक है उसका, वो मालिक क्या करेगा, किराया बढ़ाएगा। जो ज़्यादा किराया देगा वो उसके अंदर रह लेगा। तो इस प्रकार क्या है, किराया भी जो आशा थी लोगों को उससे ज़्यादा लगने लग गया। लेकिन जो परिसर पहले से ही किराए पर थे उनके किराए में कोई वृद्धि नहीं हुई। अब जो पहले से लोग रह रहे थे, 1, 2, 5, 10 साल से पहले से रह रहे थे, उनका क्या था, भूस्वामियों के साथ है कि बात है इस प्रकार हुई थी कि इतना किराया उनको देना है, तो वो फिक्स किराया उनका था, वो दे रहे थे, उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनकी पहले शायद उनसे बातें हुई है
इसीलिए उनमें वृद्धि नहीं हुई। लेकिन ये कहीं ना कहीं भूस्वामियों के लिए एक समस्या वाली बात है, क्योंकि एक भूस्वामी है, उसका पड़ोसी जो है वो अधिक किराए पे रख रहा है किराएदार को, वही है जो कम किराए पे रख रहा है, तो उसको तो सीधी सी बात है कि उसको थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है। लेकिन आगे क्या है इसमें देखिए, हाँ, परिणाम स्वरूप भूस्वामियों और किराएदारों के संबंधों में कटुता बढ़ने लगी और वे मिथ्या आधारों पर परिसरों को खाली करने लगे। अब परिणाम ये हुआ कि दोनों के बीच, किराएदार और भूस्वामियों के बीच कटुता आने लगी। वो चाह रहे थे कि अपने को किराया ज़्यादा दे दें, लेकिन जो किराएदार थे उनका तो फिक्स था कि अपने को इतना किराया देना है, तो इसलिए इन दोनों के बीच कटुता बढ़ने लगी और वो कोई ना कोई आधार ऐसा बना के उनको झूठ मूठ बोल के वहाँ से निकालना चाह रहे थे, ताकि नए लोग अपने पास आएँ और ज़्यादा किराए हमें दें। दूसरी तरफ किराएदार भी परिसरों को अनावश्यक रूप से रोक के रखने लगे। अब जो किराएदार थे वो भी क्या है, वहाँ जहाँ रह रहे थे वो भी अनावश्यक रूप से वहीं रुके रहे, और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य पगड़ी प्राप्त करने का था। अब देखो, जो किराएदार जहाँ रह रहा है, भूस्वामी उनको निकालना चाह रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से निकलने नहीं चाह रहे। वो वहाँ पर अपना एक प्रकार से स्वामित्व सा जताने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है अगर यहाँ से निकल के अगर कहीं और जाते हैं तो किराया ज़्यादा लगेगा, और यहाँ अपनी क्या है, बात फिक्स हुई हुई है। तो इस प्रकार वो वहीं जमे रहने के लिए कोशिश करते रहे। भूस्वामियों को आवश्यकता होने पर भी अपना परिसर मिलना मुश्किल हो गया। उधर परेशान होकर भूस्वामियों ने अपने परिसर किराए पर देना बंद कर दिए, जिससे लोगों को किराए के परिसर मिलना मुश्किल हो गया। अब देखिए, भूस्वामी क्या है, इन चीज़ों से परेशान हो गए और वो भविष्य में उन्होंने ये धारणा बना ली कि अब जो भी कोई किराएदार आता उनको किराए पे नहीं रखना। तो इस प्रकार क्या है, लोग, अब जो लोग नए आते हैं उनको किराए पे मकान मिलते नहीं हैं, तो उनके लिए वहाँ पे विचरण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इस प्रकार सन 1950 का अधिनियम भूस्वामी एवं किराएदार दोनों के लिए अनुपयोगी साबित होने लग गया। अब देखिए, दोनों के अंदर कटाक्ष पैदा हो गई। अब ये जो 1950 वाला अधिनियम बना हुआ था वो इन दोनों के लिए एक प्रकार से अनुपयोगी होने लगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ नियम नहीं था कि पर मंथ किराएदार को इतना पैसा देना है, या फिर किराएदार को किस किस प्रकार से इसके अंदर रहना है या कितने टाइम के लिए रहना है, ऐसा कोई इसमें नियम नहीं था। इसलिए क्या है, अनुपयोगी साबित होने लग गया। एक समय ऐसा आ गया जब इस अधिनियम से भूस्वामी एवं किराएदार दोनों व्यथित और असंतुष्ट हो गई, और चलते चलते एक समय ऐसा आ गया जब भूस्वामी और किराएदार दोनों क्या है, इस चीज़ से असंतुष्ट हो गए, परेशान होने लग गए। किराएदार तो इस बात से परेशान होने लग गए कि किराया उनसे ज़्यादा वसूला जाने लग गया। अब जो भूस्वामी हैं वो इस बात से परेशान हैं क्योंकि जो बहुत समय से रहते आ रहे हैं वो किराए में इजाफा नहीं करने दे रहे, इसलिए दोनों इस अधिनियम से परेशान हो गए। अतः सन 1950 के अधिनियम में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने लग गई, और इस संबंध में न्यायमूर्ति V.S. दवे की अध्यक्षता वाले राजस्थान राज्य विधि आयोग द्वारा सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो भारत सरकार के नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक मॉडल पर आधारित थी। तो इस प्रकार एक रिपोर्ट तैयार कर गई और वो लगाई गई। अंततः सन 2001 में सन 1950 का अधिनियम निश्चित किया गया, यानी 1950 वाला अधिनियम है उसी को जोड़ के 2001 वाला अधिनियम पारित किया गया, यानी उसके अंदर कुछ ऐसा चेंजमेंट किया गया जो जिसकी आवश्यकताएं उसमें लग रही थी। उसके स्थान पर राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 पारित किया गया। अब जो 1950 वाला अधिनियम था उसमें संशोधन करके 2001 वाला अधिनियम पारित कर दिया गया। इस अधिनियम का प्रारंभ में विरोध हुआ, आंदोलन हुआ तथा विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के सुझाव भी दिए। अब देखिए, ये भारत के अंदर अगर कोई भी अधिनियम लागू होता है तो यह स्वाभाविक सी बात है, उस अधिनियम का जज के विरोध होता है और उसमें बहुत आंदोलन भी होते हैं, लोग अपनी अपनी राय देते हैं, गलत भी देते हैं, सही भी देते हैं। तो इस प्रकार ये स्वाभाविक है, भारत के अंदर अगर कोई भी अधिनियम पारित होता है तो उसके अंदर ये चीज़ें नॉर्मल है कि उसका विरोध ज़रूर होगा, आंदोलन भी होंगे। तो इस प्रकार से उसका भी विरोध हुआ, आंदोलन हुआ।
यही कारण है कि यह अधिनियम 1 अप्रैल 2003 को लागू हुआ था। देखो, पारित तो हो गया था 2001 में, लेकिन इसका विरोध ऐसा हुआ कि इसको लागू करने के लिए टाइम लग गया लगभग 2 साल का। तो 1 अप्रैल 2003 को इसको लागू किया गया था। अब ये तो था पुराना अधिनियम। अब देखिए नए अधिनियम की विशेषताएं। अब जो नया अधिनियम लागू किया है, पुराने अधिनियम को हटा के या उसको संशोधन करके नया अधिनियम लागू किया, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, क्या उसमें नया ऐड किया गया है, क्या उसमें जो पहले था उसको हटाया गया है। तो इस प्रकार इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सन 2001 का राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम अनेक विशेषताओं को अपने में समाहित किए हुए है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं, यानी इसके अंदर बहुत सारी अनेक विशेषताएं हैं जो निम्न प्रकार दी हुई हैं। इसमें पहली विशेषता है किराया तय करने का अधिकार। तो ये पहला है इसमें किराया तय करने का अधिकार। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत परिसर का किराया तय करने का अधिकार पक्षकारों को प्रदान किया गया है। यानी कि 2 पक्षकार होते हैं, एक भूस्वामी और एक किराएदार। उन दोनों के आधार पर किराया तय किया जाएगा। यानी इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जो भूस्वामी रहते हैं उनको संदाय करने में दिक्कत हो, और इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि अपनी आवश्यकता के अनुसार भूस्वामी वो कम पैसे ले सकें। इन दोनों के आधार पर, इन पक्षकारों के आधार पर क्या है, किराए का संदाय किया जाएगा। भूस्वामी एवं किराएदार दोनों परिसर का किराया तय कर सकेंगे और वही किरायदेह होगा। तो दोनों क्या है, परिसर जहाँ रहने का किराया तय करेंगे और जो वो तय होगा वही किराया किराएदार को देना होगा। तो साथियों, एक बार फिर से अपील है आपसे कि अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों में इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी देखने का मौका मिले और वो भी समझ सकें, ताकि पेपर में अच्छे नंबर आ सकें। अपना मोटिव यही है कि सबको अच्छे नंबर आएँ, इसीलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली देखिए 2 नंबर है रसीद पाने का अधिकार। अब देखिए, जहाँ अपन किराएदार के रूप में जाते हैं तो वहाँ रसीद लेना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसमें एक तो ये समस्या ख़त्म हो जाती है कि इसका किराया दिया है या नहीं दिया है, या कितना किराया दिया। तो इस प्रकार की समस्याएं सारी ख़त्म हो जाती हैं अगर रसीद आप पा लेते हो तो। देखिए, इसके अंदर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के अंतर्गत भूस्वामी पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह किराए की रसीद दे। अब जो भूस्वामी है उसका ये कर्तव्य होगा कि जो किराएदार आपके पास आ रहा है उसको किराए की रसीद देनी चाहिए। यानी उसने कितना किराया दिया है, किस तारीख को दिया है, वो सब मेंशन करके उस रसीद के अंदर उस किराएदार को देगा। तथा किराएदार को ऐसी रसीद पाने का अधिकार होगा। अब किराएदार को ऐसी रसीद पाने का बिल्कुल अधिकार होगा। अगर वह भूस्वामी उसको किराएदार को रसीद नहीं देता है तो वो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है। या तो इस प्रकार क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य किराए के संदाय के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों का निराकरण करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किराए से संबंधित कोई दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं हो, उसका विवादों का निराकरण इससे हो जाता है। इसमें तीसरी विशेषता है किराया संदाय करने की रीतियाँ। अब किराया कैसे कैसे संदाय किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भूस्वामी ये बोल देता है कि मुझे तो सिर्फ कैश में पैसे चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस अधिनियम में साफ साफ बातें लिखी गई है कि व्यक्ति किस किस प्रकार से किराए का संदाय कर सकता है। देखिए, इसके अंदर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 में किए गए भुगतान की रीतियों का उल्लेख किया गया है। किराए का भुगतान निम्नलिखित रीतियों से किया जा सकता है। जैसे व्यक्ति से संदाय द्वारा, यानी व्यक्ति अपने हाथों से भी उसको किराया दे सकता है, यानी कैश में नगद उसको किराया दे सकता है। दूसरा, चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा, तो यानी उसको बैंक से पैसे भेज सकता है या फिर उसको चेक दे सकता है। तीसरा, मनी ऑर्डर द्वारा उसको पैसे दे सकता है। चौथा, भूस्वामी के बैंक खाते में निक्षेप द्वारा, यानी जो भूस्वामी है उसका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर वो पैसे भेज सकता है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि भूस्वामी को किराएदार को अपनी सारी बैंक डिटेल्स देनी होगी, तो वो उसको आसानी से पैसे भेज सके। इसमें चौथी विशेषता है किराए का पुनरीक्षण।
देखिए, अधिनियम की धारा 6 में विद्यमान किराएदारों के किराए का पुनरीक्षण के बारे में व्यवस्था की गई है। धारा 6 में इसकी व्यवस्था की गई है तथा किराए के निर्धारण का फॉर्मूला तय किया गया है। यानी किराए का एक निर्धारण का एक फॉर्मूला तय किया गया कि इस फॉर्मूले के आधार पर किराया बढ़ाया जाएगा, न उससे कम होगा और न उससे ज़्यादा। इसका मतलब ये हो गया कि किराए का पुनरीक्षण करने के बाद भूस्वामी अपनी मनमानी से किराया नहीं लगा सकता। हाँ जी, तो एक बार 4 नंबर पॉइंट दोबारा देख लेते हैं। किराए का पुनरीक्षण। अधिनियम की धारा 6 में विद्यमान किराएदारों के किराए के पुनरीक्षण के बारे में व्यवस्था की गई है तथा किराए के निर्धारण का फॉर्मूला तय किया गया है। किराए की राशि में प्रति वर्ष 5 वर्ष की वृद्धि तथा 10 वर्ष के बाद मूल राशि में समाविष्ट कर दिया जाएगा। यानी प्रत्येक वर्ष जो किराया है उसका 5% प्रत्येक वर्ष बढ़ाया जाएगा और 10 साल कंप्लीट होने के बाद जो उसकी निर्धारित राशि थी उसके अंदर जो 5% वाली जो राशि जुड़ के हुई है वो उसमें समाविष्ट कर दी जाएगी। 10 साल बाद उसका 5% लगना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से किराए का निर्धारण किया गया है। इसमें 5वीं है सीमित कालावधि की किराएदारी। अब इसमें अधिनियम में ये भी पारित किया गया है कि कोई अगर किराएदार रहता है तो उसको सीमित समय के लिए ही वो परिसर दिया जाएगा। इसका सीधा सा कारण ये है कि जो किराएदार है वो उसका स्वामित्व न पाले, इसलिए उसको क्या है कुछ सीमित समयावधि के लिए वहाँ पे रहना होगा और उसके बाद एक बार उसको छोड़ना होगा, वापस उसके बाद वो वहाँ पे ले सकता है। इसमें देखिए अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सीमित कालावधि के लिए परिसर को किराए पर दिए जाने के बारे में उपबंध किया गया है तथा ऐसी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी। इस अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद परिसर खाली कर भूस्वामी को सौंपना होगा। अब देखिए इसमें ये निर्धारित किया गया कि कोई भी अगर किराएदार आता है तो उसको मात्र 3 वर्ष के लिए वह परिसर दिया जाएगा। 3 वर्ष के बाद वह खाली करके उसको पुनः वापस लौटाना पड़ेगा। इसमें छठी विशेषता है किराएदारों की बेदखली। अगर किराएदारों द्वारा समय पर किराए का भुगतान नहीं किया जाता है तो भूस्वामी द्वारा उनको परिसर से बेदखल किया जा सकता है। अब देखिए जो भूस्वामी हैं वो एक किराए के लोभ में अपने परिसर को देते हैं। अगर किराया उनको समय पे नहीं मिल पाता है तो वो क्या करेंगे, जो किराएदार है उनको बेदखल कर देंगे, वहाँ से उनको निकाल के किसी दूसरे किराएदार को रखेंगे। तो पुराने अधिनियम में 6 महीने तक किराया नहीं देने पर व्यतिक्रम माना जाता था। अब यह अवधि 4 माह की कर दी गई। देखिए पुराने जो अधिनियम है 1950 वाला, उसके अंदर अगर 6 महीने तक कोई किराएदार किराया नहीं देता है तो उसको व्यतिक्रम माना जाता था, लेकिन अब ये अवधि 2 महीने घटा के क्या 4 महीने कर दी। तो अगर 4 महीने तक कोई व्यक्ति किराया नहीं देता है तो भूस्वामी का ये हक बनता है कि वो वहाँ से उसको बेदखल कर सकता है। 7वीं विशेषता देखिए किराया अधिकरण का गठन। नए अधिनियम की धारा 13 में किराया अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। अब इस अधिनियम के अधीन अद्भुत होने वाले मामलों का निपटारा इन किराया अधिकरण द्वारा किया जाएगा। अब देखिए एक अधिकरण बनाया गया है किराया अधिकरण, यानी अब भूस्वामियों और किराएदारों के बीच किराए को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो वो इस अधिकरण के समक्ष जा सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं। तो ये अधिकरण क्या है, इस मामले की सुनवाई करेगा और उसके आधार पर इसमें फैसला सुनाएगा। अपील किराया अधिकरण का गठन। इसमें देखिए अधिनियम की धारा 19 में अपील किराया अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें किराया अधिकरण के नियमों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। अब ये इस अधिकरण में अपील क्यों की जा सकती है, अगर कोई समय पे किराया नहीं देता है या किसी प्रकार की नोक-झोंक करता है तो उसके विरुद्ध क्या है पुनः अपील की जा सकती है किराया अधिकरण के समक्ष कि उसने जो नियम थे उस नियमों का उल्लंघन किया है या फिर जितना किराया बनता है उतना किराया नहीं दिया, नियमों का उल्लंघन करके उसने वहाँ पर वो रह रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, अपील किराया अधिकरण के पास वह अपील कर सकता है। इसमें 9वीं विशेषता है भूस्वामी एवं किराएदारों के कर्तव्य। अब
भूस्वामी और किराएदार दोनों के कुछ कर्तव्य बनते हैं। देखिए इसमें अधिनियम की धारा 24 में भूस्वामी एवं किराएदारों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यह परिसर की मरम्मत, रखरखाव और सुधार के संबंध में है। अब जो किराएदार जहाँ रह रहे हैं तो उनका ये काम है कि जहाँ वो रह रहे हैं उसकी साफ़ सफाई रखें या फिर उसकी मरम्मत अच्छे से रखें। अब ये नहीं है कि उनको किराया निर्धारित कर दिया गया, जैसे प्रति माह है उनको 3,000 रुपये देने हैं, लेकिन वो जहाँ रह रहे हैं उसका नुकसान कर रहे हैं 20,000 रुपये का। तो इस प्रकार से ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं किए। ये है कि जहाँ जो व्यक्ति रह रहा है तो उसकी वो जिम्मेदारी है कि वो उसको अच्छे से रखे, कोई नुकसान नहीं हो। अगर नुकसान होता है तो वो किराएदार को खुद को भरना पड़ेगा, अच्छे से उसको रख रखाव करना आवश्यक है। अब 10वीं इसके अंदर है निरीक्षण का अधिकार। अब देखिए जो भूस्वामी है उसको ये पूरा अधिकार दिया गया इस अधिनियम के अंतर्गत कि वो अपनी परिसर के अंदर कभी भी जाके, किसी भी समय जाके वो अपने परिसर का निरीक्षण कर सकता है, लेकिन ध्यान ये रहे कि उसकी प्राइवेसी भंग नहीं हो। जो व्यक्ति जहाँ पे रह रहा है उसकी प्राइवेसी भंग नहीं हो, उससे पूछताछ करके या फिर उसकी जानकारी के अंदर या उसके साथ जाके वो वहाँ का निरीक्षण कर सकता है। इसमें आगे है राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा किए गए संशोधन। अब देखिए 2017 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए थे। वो क्या क्या संशोधन है वो निम्न प्रकार से देखेंगे। देखिए राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 में संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा मुख्य रूप से निम्नांकित संशोधन किए गए हैं। अब जो 2001 का संशोधन था उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां ऐसी रह गई जो उनमें अमेंडमेंट करना ज़रूरी था, उनमें संशोधन करना ज़रूरी था। तो क्या क्या संशोधन हुए वो इस प्रकार से हैं। जैसे पहला है परिसर की सुख सुविधाओं एवं मरम्मत आदि से जुड़े विवादों के विनिश्चय के लिए किराया प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अब एक किराया प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अगर जो परिसर है उसके अंदर सुख सुविधाएं पूर्ण रूप से नहीं मिलती हैं या उसमें मरम्मत नहीं हुई है तो किराया प्राधिकारी का जो किराया प्राधिकारी है उसका ये काम है कि वो उसको पूर्ण रूप से देखे कि क्या समस्या है, और उससे उनके द्वारा अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है किराएदार और भूस्वामियों में तो वो किराया प्राधिकारी के साथ अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये समस्या है और वो समस्याएं किराया प्राधिकारी द्वारा उनका विनिश्चय किया जा सकता है। दूसरा इसके अंदर किराया प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील आदेश के 7 दिन के भीतर किराया अधिकरण को होगी। अब जो किराया प्राधिकारी ने जो आदेश दिया है यानी जो कुछ भी विवाद हुआ उन विवाद का फैसला किया, उस अगर फैसले को अगर वो फैसला उनको अच्छा नहीं लगा तो वो क्या कर सकते हैं, उसकी अपील भी कर सकते हैं। वो उसका समय होगा 7 दिन का, तो वो कहाँ की जाएगी, किराया अधिकरण को उसकी अपील की जाएगी। इसमें तीसरा है परिसर लिखित करार के बिना न तो किराए पर दिया जाएगा और न किराए पर लिया जाएगा। अब पहले क्या था कि उसमें कोई लिखित करार नहीं होता था कि मैं इतने समय तक या इतने पैसे में ये परिसर ले रहा हूँ। तो अब क्या है, इस अधिनियम में 2017 के संशोधन में ये कर दिया गया कि कोई भी अगर आप परिसर का करार करते हो किसी के साथ तो वो लिखित में ही होना चाहिए। ना तो आप लिखित में बिना लिखित के आप उसमें रह सकते और ना बिना लिखित के कोई भूस्वामी किराएदार को दे सकता है, यानी उसकी लिखा पढ़ी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें 4 नंबर है भूस्वामी द्वारा किराया अस्वीकार किए जाने या रसीद देने से इनकार किए जाने पर किराया प्राधिकारी के पास जमा कराया जाएगा। अब जो भूस्वामी है वो उसकी रसीद नहीं देता है या फिर जो किराएदार है वो पैसे देने उसको गया है लेकिन वो जो भूस्वामी है उस किराए को अस्वीकार कर देता है या ज़्यादा मांग करता है कि इतने नहीं, कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए, तो इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करते हैं, वो जो किराया उसका जो बनता है जितने दिन वो रहा है वो किराया प्राधिकारी के पास जमा करा सकता है। इसमें 5वीं है किराए की अवधि वह होगी जो भूस्वामी एवं किराएदार द्वारा तय की जाएगी। अब जो किराए की अवधि है वो उन दोनों के द्वारा निश्चित की गई ही होगी। जैसे भूस्वामी और किराएदार दोनों द्वारा जो तय की गई है वही अवधि किराए की होगी कि 1 मंथ में इतना देना है या 2 मंथ का इतना देना है या
पर ईयर का इतना देना है। तो इस प्रकार से अवधि जो निश्चित होगी उसी प्रकार उसको पैसे का संदाय करना होगा। इसमें 6 नंबर है, भूस्वामी किराएदार से 1 माह के लिए किराए की राशि के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में तौर पर ले सकता है। अब जो भूस्वामी का ये भी हक बनता है कि वो किराएदार से एडवांस में 1 महीने की राशि ले सकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए कि कोई भी अगर वो नुकसान करता है तो वो उस नुकसान की भरपाई उस प्रतिभूति से कर सके, या फिर वो बीच में छोड़ के जाता है तो इस प्रकार से उसकी जो किराए की राशि है वो प्रतिभूति से अपनी बराबर कर सके। तो साथियों, ये था आज का अपना क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, और कैसा लगा आपको वीडियो ये एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।